अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक अचानक खबरें इस वक्त गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? और इसके साथ साथ क्या वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वापसी की खबरों पर यकीन करना शुरू कर दिया है? क्योंकि वजीर आजम ने इस बात का एतराफ भी किया है। वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते निकाले जा रहे हैं और सजा खत्म करने की बातें भी हो रही हैं। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ की वापसी और मुबैना डील की हकीकत आखिर है क्या, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस बचे हैं, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे राना शमीम का जो बयान हल्फी का मामला है, उस पर आए रोज एक नया पिंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है। अब नया इंकिशाफ ये सामने आया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर दस्तखत किए हैं। ये क्या स्टोरी है, आप इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नेस्ला टावर के मामले पर एक अहम समाअत हुई आज, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शारा फैसल पर वाक़े नेस्ला टावर को गिराने का काम एक हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया है, और साथ ही साथ नेस्ला टावर का जो बिल्डिंग प्लान देने वाले अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है तर्जयाकार सिद्दीक जान और सहाफी तर्जयाकार अदील बड़ाई। सिद्दीक, प्रोग्राम का आगाज मैं आज आपसे करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा, वजीर आजम आते हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते निकाले जा रहे हैं, सजा खत्म होने जा रही है, ऐसी बातें भी हो रही हैं। हम भी काफी दिनों से प्रोग्राम में इस सवाल से बातें डिस्कस भी कर रहे हैं कि ऐसा नैरेटिव क्यों बिल्टअप किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब क्या होने जा रहा है इस वक्त? क्या वाकई में डील चल रही है, नहीं चल रही? हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, नैरेटिव कितना बिल्ड किया जा रहा है? देखिए मारिया, मैं मुख्तसर बता दूं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कि मैं क्यों समझता हूं कि शरीफ खानदान के साथ डील नहीं हो सकती। उसकी वजूहात हो नहीं सकती इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, हो रही है या नहीं हो रही इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं हो रही, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूं कि कोई डील नहीं हो रही। अच्छा, अब क्यों नहीं हो सकती? एक, सबसे पहले आपके इंटरनेशनल आप एनवायरनमेंट देखें, हालात देखें। अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं। अमेरिका हर पॉलिसी अपनी बना रहा है चाइना के को देखकर, और पाकिस्तान इस वक्त चाइना का इत्तेहादी है, मेन इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी है कि यानी आप इस वक्त बड़ी आलमी गेम का हिस्सा हैं। इस वक्त रीजनल हालात देख लें, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। अफगानिस्तान हमारे गले पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमारी मुईशत को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बॉर्डर के ऊपर हमारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वहां से 3 लाख लोग मजीद आ गए हैं। पहले 30-40 लाख लोग अफगानिस्तान के यहाँ पर मौजूद हैं। तो और फिर इंटरनेशनली आपको पता है कि अगर अफगानिस्तान में मैस क्रिएट हुआ और अभी है भी सही वहां पर इशू, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा सफर करेगा। फिर आपने अफगानिस्तान का देख लिया। तीसरा, आप अपने पड़ोसी मुल्क का देखें, जिसको इस वक्त जितना वो असला और जो उसको टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो सिर्फ आपको जो है वो आपकी दुश्मनी में दी जा रही है। आपको सबसे ज्यादा थ्रेट है जो भारत को जो कुछ दिया जा रहा है। फिर पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी हालात देखें, टीटीपी की कार्रवाइयां बढ़ गई, आपने उसके साथ एक मुआहदा किया, वो जो भी चल रहा है जाहिर है वो रियासती इदारों को और हुकूमत को बेहतर पता होगा, वो पब्लिक डोमेन में उस तरह चीजें आनी भी नहीं चाहिए, वो दुरुस्त बात है। फिर आप देखें कि आपके मुआशी हालात देखें, आपको अमेरिका के साथ जो इस वक्त आपके ताल्लुकात हैं उसकी वजह से IMF और FATF आपकी बाजू मरोड़ रहे हैं। आगे इलेक्शंस तो होने हैं ना, क्या उन इलेक्शंस के थ्रू भी तो लाया जा सकता है? देखें, वो एक दूर की बात है। अच्छा, वजीर आजम ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है उन तक भी कोई बात पहुंची है और उन्होंने इस बात पे यकीन भी किया है, तभी वो शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये तर्जमानों के इजलास की कार्रवाई जो थी वो रिपोर्ट हुई। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अंदाज में बात की। तो पहले तो मैं उस बात को कंक्लूड कर लूँ कि मुझे जो वजूहात मैंने आपको इंटरनेशनल बता दी, रीजनल बता दी, इंटरनल बता दी, मुआशी बता दी, और फिर एक और चीज़ ये है कि इसी प्रोग्राम में यहीं बैठकर मैंने आपको गिनवाया था कि क्या उस नून लीग के साथ डील होगी जो नून लीग के इदारों पे हमले करती रही है। वो सारी मैंने आपको चीज़ें गिनवाई थी, वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है कि उसको किसी गैर आईनी तरीके से और गैर जमहूरी तरीके से निकाला जाएगा तो वो आराम से एक मार्च करके और घर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ये अदील बड़ाई साहब का जुमला है कि इमरान खान को हुकूमत करनी आती है, नहीं आती, लेकिन इमरान खान को जो है वो अपोजिशन करनी जरूर आती है। ये है बात। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर, नून लीग, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। हम ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का खुलासा अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ पहले कुछ और था, आज हमारा मौक़िफ़ कुछ और है। हमारे मीडिया पे क्या चलता है? हमारे मीडिया पे चलता है, हमने बहुत से प्रोग्राम्स का देखा है, बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या करते हैं, हर तरह की बात ना अपने प्रोग्राम्स में कर देते हैं। एक प्रोग्राम में कहेंगे
डील कंफर्म हो गई है, दूसरे में कहेंगे थोड़ी सी रुक गई है, तीसरे में कहेंगे 50% हो गई है, चौथे में कहेंगे 70%, एक में कहेंगे नहीं हो रही। हर तरह का मंजन बेच के रख लिया। फिर जो है जब उसके जो चीज, लेकिन अब तो ऑपोजिशन नहीं कही ना, अब तो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं। ये देखें, पहले वो आप जो कह रही है ना, मैंने आपको कहा कि वो मुख्तलिफ तनाजुर में बात थी, वो क्यों कह रहे हैं उस पर भी चले आ जाते हैं। लेकिन बहुत से नाम जो हैं बड़े बड़े, वो हर तरह की बात करके रख लेते हैं, फिर जो चीज साबित होती है उसके मुताबिक अपना क्लिप चला देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, पहले दिन से हमारा इस प्रोग्राम में मौका ये रहा है कि ना तो डील हो रही है ना डील हो सकती है। अब आ जाए इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें कोशिशें तो हो रही है ना, यानी आप इसको छोड़ दें कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कोशिश हो रही है। जा रहे हैं। अच्छा, नून लीग जो तासुर दे रही है वो ये दे रही है कि हमारी फौज के साथ डील हो गई है, नून लीग ये तासुर दे रही है। इमरान खान साहब ने क्या बात की है? जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। देखें, नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई हैं लंदन के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ, जो चीजें रिपोर्ट हुई, अब वो एक पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी ताहयात नाअहली जो है 62(1)(f), जिसके तहत नवाज शरीफ नाअहल हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ बेंच ने फैसला दिया कि 62(1)(f) का क्योंकि आइन में नहीं लिखा हुआ कि कितनी होगी नाअहली, तो लिहाजा वो ताहयात ही तस्वर होगी जब तक जो है वो पार्लियामेंट उसमें आईनी तरमीम नहीं कर देती। अब ये प्राइम मिनिस्टर का टारगेट ये था। देखें, मसला ये है कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब अदलिया पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अदलिया इमरान खान साहब के मातहत नहीं है। इमरान खान साहब अदलिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, इमरान खान एक अवामी राय जरूर बना सकते हैं, ताकि, क्योंकि मसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार जब ये मामला लेके जाएगी, वकला तंजीमें जब ये मामला लेकर जाएंगी अदालत में, तो जाहिर है बहुत दबाव क्रिएट करेंगी ना। इससे पहले आपने देखा बहुत सी जगहों पे वकला ने दबाव बढ़ाया और अपनी मर्जी के नताज भी हासिल किए। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारी अदलिया ठीक है इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी जगहों पे 70-80% जगहों पे हमने देखा कि अदलिया ने इन चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं लिया, लेकिन कुछ जगहों पे अदलिया इन्फ्लुएंस हो भी जाती है। तो इमरान खान साहब दरअसल उस चीज को काउंटर करने के लिए एक दबाव बढ़ा रहे हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली खत्म ना करे। हाँ, ये एक बहस है, इसको आपने जरूर इस हफ्ते कोशिश करनी है कि हम प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि ताहयात नाअहली के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उस पर हम इस हफ्ते बात करेंगे। ठीक है अदिल, आप एक तो फर्स्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि डील हो रही है या नहीं हो रही, हकीकत है या अफसाना है? सेकेंडली, क्या नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शंस हैं डील करने के लिए? देखें, ये तो सबसे पहले हमने ही बात की कि ना तो कोई डील हो रही है ना उसके कोई आसार हैं। लेकिन एक बात है कि जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू की, अगरचे उन्होंने किसी और तनाजुर में की होगी, उन्होंने कोई कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा, उनका लहजा कुछ और होगा, लेकिन बाहर आके ये जिस अंदाज में रिपोर्ट हुई, वो सुर्खियां लगी, तो उससे मैं समझता हूं कि मैं इसको कामयाबी करार देता हूं PMLN की, शरीफ खानदान की, कि वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए कि वो इतने रेलेवेंट हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को उस पर बात करनी पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर की परेशानी नजर आई उन सुर्खियों के जरिए। प्राइम मिनिस्टर ने मैं नहीं समझता इस अंदाज में बात की हो, लेकिन वो पब्लिक में तासुर यही गया है कि जी वजीर आजम भी परेशान है, वो भी इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो जाहिर सारी चीजों का पता होता है, इदारे एजेंसियां आपके मातहत होती हैं। आप भी जब इस तरह की बात कर रहे हैं, आपने तो की या नहीं, लेकिन आपके लोग इसको नहीं करनी चाहिए थी, की या नहीं, आपके लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपने की, जाहिर तरदीद नहीं आई। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में जब उन्होंने ये बात की है तो ये तकवीयत मिली है PMLN के उस नैरेटिव को, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि शरीफ खानदान जिस अंदाज में ये जो इंफॉर्मेशन की जो जंग है, उसमें ये एक दौर था कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर इनकी जमात बड़ी तगड़ी थी, अभी भी है, लेकिन इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश करने में PMLN जो है वो इनसे काफी आगे है। तो आप ये समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर उन्होंने की है तो इससे नून लीग के नैरेटिव को मजीद सपोर्ट मिली है। देखें, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी ये तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि बात करने से एक आम आदमी को ये तासुर गया है। ठीक है, फिर ये हमारे निजाम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये हमारी ये निजाम इंसाफ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी अनसर्टेनिटी है कि सुप्रीम कोर्ट से एक केस को फाइनलिटी मिल जाए, अदालतों से फैसले आ जाएं, एक शख्स मुल्जिम नहीं, एक शख्स मुजरिम हो, वो इश्तिहारी बन जाए, लेकिन आपके मुल्क के निजाम इंसाफ की क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल उठाया गया है ना कि इसका मतलब है जी
یہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں, لوگ واپس آ کر جو ہیں چاہے وہ مجرم ہیں, چاہے وہ سزا یافتہ ہیں, چاہے وہ تاحیات نائل ہیں, لیکن اس وقت ایک عام آدمی سوال یہ کر رہا ہے کہ جی وہ واپس آ کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اور یہ نیریٹو اتنی مضبوطی سے اور اتنے مؤثر طریقے سے پھیلایا گیا کہ عمران خان صاحب آپ کی بات سے تو یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات ابھی اس وقت کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ بات کی ہے تو نیریٹو کو سپورٹ مل رہی ہے. اب اس سے کم از کم وزیر اعظم کی بات کرنے سے یہ ضرور تاثر گیا ہے کہ وہی نظام انصاف کی جو میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو کوئی رابطہ ہے, نہیں نواز شریف سے ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اٹس اے سیپریٹ کویسچن. نون لیگ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہیں, اس میں شہباز شریف ایک بات دیکھیں, پی ایم ایل این اس ملک کی حقیقت ہے, جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کی حقیقت ہے, پنجاب کی حقیقت ہے پی ایم ایل این. آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے. ان کی ایک سٹرینگتھ ہے, ان کی اپنی ایک پارلیمان میں پریزنس ہے, وہ سسٹم کے کسی نہ کسی طریقے سے سٹیک ہولڈر ہیں. پی ایم ایل این کے ساتھ ڈیل ہونا یا پی ایم ایل این سے کسی کی بات چیت ہونا, پی ایم ایل این سے اس میں کوئی ڈیل اصل میں مسئلہ کیا, ڈیل سے مراد کیا لی جاتی ہے, ڈیل سے مراد کیا لی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے یا کوئی تبدیلی. ایسی کوئی نہ تو تبدیلی آ رہی ہے, نہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی ہٹایا جا رہا ہے, نہ یہ کہیں سوچا جا رہا ہے, اور افورڈ نہیں کیا جا سکتا جس طرح صدیق جان صاحب نے یہ بات کی, افورڈ نہیں کیا جا سکتا. صدیق نے ہی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے, تو ان کے تو تعلقات صحیح ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کو تو اپنے ہی نہیں چلنے دے رہے, وہ تو ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ گھر سے ہی ہے, ظاہر ہے. لیکن وہ تو موقع دے دیا نا. لیکن میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, یہ موقع سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ تو جس تناظر میں کہہ رہی ہیں آپ بالکل درست ہیں, لیکن سننے والے یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ شاید ہم نے کہا کہ ان کو جو موقع دیا جا رہا ہے وہ اداروں کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اداروں کی طرف سے نہیں, یہ نون لیگ نے ان کو اس وقت موقع دیا کہ آپ اپنی پالیسی کو رن کریں. وہ کبھی بھی دیکھیں نون لیگ, یہ بالکل درست بات ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو موقع ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ نواز شریف اور مریم کے کیسز میں کوئی ریلیف دلانے میں اگر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جی آپ جا کر پرائم منسٹر بن جائیں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس موقع کی میں بات نہیں کری. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے کیس کا جو فیصلہ ہے, برطانیہ میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی جو ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان سے بات ہوئی تو ایکسپیکٹڈ ہے جنوری میں یہ فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے. یہ اپیل میں آلریڈی ان کی درخواست مسترد ہو چکی ہے, اور وہ اپیل میں ہیں بھی مجرم. برطانیہ کے اپنے قوانین بھی پھر ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے, پھر اس پہ ظاہر ہے برطانیہ کے اوپر ایک پولیٹیکل بھی اور قانونی ایک پریشر تو ہے. تو اس میں اب یہ جو ایاز صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کچھ بڑا ہونے والا ہے, ان کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے ہم لینے جائیں گے, یہ صرف ان کی ایک قانونی طور پر ہارے ہوئے لیڈر کی بجائے ایک انقلابی لیڈر کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہے کہ اگر واپس آنا پڑ سکتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. ہم نے تو پہلے یہ بیانیہ بنا دیا تھا کہ ہم واپس آ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے لیکن چلے مان لیتے اگر صدیق ڈیل ہو رہی ہے یا ہو جاتی ہے, چلے وہ ہو جاتی تو دور کی سٹوری ہے, لیکن لیٹ سپوز اگر ہو رہی ہے, ان پروسیس ہے, تو اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو نون لیگ نے تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کی تھی, تو یہ تو ووٹ کو عزت نہیں ڈیل کو عزت مل رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں بہت پہلے سے ہم نے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ یہ جو اپنے کارکنان کو تیار کر رہے ہیں کہ تم نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا ہے, خود جا کے یہ ٹینک چلانے والوں کی بوٹوں میں لیٹے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے ان کا کہ یہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں. ورنہ آپ یاد کریں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے کیا کہا جاتا تھا, نواز شریف ضمانت نہیں لے گا, لعنت بھیجتا ہے نواز شریف اس چیز پہ کہ وہ ضمانت لینے کی کوشش کرے. 6 بار میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانت لینے کی کوشش کی, جب ضمانت مل گئی اور پھر باتیں سامنے آئیں کہ باہر جانا چاہتے ہیں, کہا گیا نواز شریف باہر نہیں جائے گا, جیل میں بیٹھے ہوئے پہلے کہا گیا جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے, پھر کہا گیا جاتی عمرہ میں بیٹھا ہوا نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن ہم بیماری کو ڈسکس نہیں کر رہے صدیق, کیونکہ بیماری میں تو شیریں مزاری صاحبہ بھی رو پڑی تھی کابینہ اجلاس میں, یاسمین صاحبہ بھی مان رہی تھی کہ ہوا ہے, اب وہ ایک ادر سٹوری ہے, ہمیں وہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اس میں کریڈٹ میڈیا کو بھی جاتا ہے, جتنی ہم نے ہائپ کریٹ کی تھی اسٹاک ایکسچینج کے جو ہے جو ڈیل کری تھی وہی ہمیں بتا رہی تھی نا کہ یہ چل رہا ہے. نہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, عمران خان جو ہے وہ جتنے مرضی مضبوط اعصاب کے مالک ہوں, جتنے بڑے وہ کہیں کہ وہ میں کھلاڑی رہا ہوں اور میں پریشر میں اچھا کھیلتا ہوں, لیکن ہیں تو وہ انسان ہی نا. اب مجھے بتائیں
سارے چینلز کے اوپر یہ خبریں چل رہی ہوں کہ میاں صاحب کی حالت اتنی خراب ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کوئی بری خبر آ جائے گی. اور یہ وہ ٹائم تھا ماریا جب نون لیگ کے لوگ ہمیں آف دا ریکارڈ فون کر کے کہتے تھے کہ بس کسی وقت بھی کوئی بہت بری خبر آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے پرائم منسٹر کے ارد گرد لوگوں کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی بہت بری خبر آ سکتی ہے, کیونکہ میاں صاحب کا خدا نہ خواستہ اب ٹائم جو ہے وہ بہت قریب ہے. اور اس کا کیا کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کو جو چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں کوئی 10-12 بتائی گئی تھی, اور بتایا گیا تھا کہ وہ 18 میڈیسن کھاتے ہیں, ادویات کھاتے ہیں, اور کہا گیا تھا کہ اگر ان کو 4 سے 6 دن میں اور 72 سے 84 96 گھنٹوں کے اندر اندر لندن کے اس ہسپتال میں نہ داخل کرایا گیا جہاں ان کی تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کا علاج ایک چھت تلے ہے, تو کوئی ہوپ نہیں ہے. اور اس وقت ہر جگہ کے اوپر یہ خوف تھا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ پنجاب کو بھی ایک بھٹو مل جائے اور پنجاب میں بھی یہ بیانیہ بن جائے کہ جی دیکھیں بڑا ظلم کیا, بڑی زیادتی کی. تو عمران خان ظاہر ہے بالآخر ایک انسان ہے, لیکن وہ ان کی میڈیکل ٹیمز رپورٹ کری تھی نا. میڈیکل ٹیم کیا جی, اپنے لوگ ان کے رپورٹ حکومت کے اپنے لوگ تھے, ان کے اپنے لوگ ان سے چیٹ کر رہے تھے. کسی نے کوئی انکوائری کروائی کس طرح وہ سسٹم کو چیٹ کر کے آئین پاکستان کی حدود سے باہر چلے گئے, آئین پاکستان کی حدود سے باہر چلے گئے عدالتوں کی اجازت سے. عدالتیں کہتی ہیں جی پرائم منسٹر نے یا حکومت نے حامی بری, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اس پہ. یہ ہمارے نظام پر ظاہر ہے ایک سوالیہ نشان تو ہے نا کہ ایک مجرم آئین پاکستان کی حدود سے باہر چلا گیا. اب کہتے رہے جو مرضی, یہاں پہ نواز شریف صاحب پاورفل ہو گئے, سسٹم فیل ہو گیا. جی بالکل پاورفل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف پاورفل ہیں, سسٹم میں موجود اور بہت سارے اداروں سے پاورفل ہیں نواز شریف. آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اس وقت عمران خان ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان اگر اس بیانیے کو مان کر اس پہ رد عمل دے رہے ہیں, جب ایسے میں جب کوئی ڈیل بھی نہیں ہو رہی, تو اس میں پھر کامیاب کون ہوا؟ پھر تو نواز شریف صاحب کامیاب ہوئے نا, جو اتنے سٹرونگ ہیں, اگر واپس بھی آتے ہیں تو وہ ان کا ایک ہولڈ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, صرف مار ادھر سے پڑ رہی ہے. اب جو ہے وہ لیکن اگر سسٹم ایک طرف فیل ہو رہا ہے, اب رانا شمیم صاحب کے معاملے پہ ابھی آپ آگے بات کرنے جا رہی ہیں نا, یہ اٹیک کوئی 90 کی دہائی میں یا ارلی 2000 میں کیا ہوتا نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. لیکن یہ بھی یہ جو میڈیکل گراؤنڈز پہ جو لیو لے کر گئے ہیں, تو یہ بھی تو 90 کی دہائی میں نہیں تھا, ابھی میڈیا کی موجودگی میں ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, ایکسپوز بھی ہوا ہے نا, ایکسپوز بھی ہوا ہے, بٹ وہ اپنی چیز میں تو کامیاب ہو گئے ہیں نا, جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, نواز شریف صاحب یہ کامیابی ہے ان کی بہت بڑی, ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. نہیں کامیابی تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو کہ ان کے باہر جانے کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, بھیجنے والے نہیں تیار, اور یعنی عدالت نے بھیجا نا, عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ تو حکومت نے بھجوایا, حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے نہیں بھجوایا. اور میڈیکل رپورٹس حکومت کے اپنے لوگ میڈیکل رپورٹس تیار کرتے رہے. نہیں, اگر آپ سسٹم کو دھوکہ دے کر اگر آپ آگے جا رہے ہیں تو اس کو میں کامیابی تو بالکل بھی نہیں کروں گی. سیاسی طور پہ انہوں نے فائدہ تو لے لیا. دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا ایک سماعت کے دوران, انہوں نے کہا کہ وہ مجرم, سزا یافتہ مجرم باہر بیٹھ کر پاکستان کے نظام پر ہنستا ہوگا کہ کیسے میں نے پورے نظام کو چکما دے کر اور میں باہر آ گیا. اور اب نظام چلانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے نا, نظام چلانے والے. That's my question basically کہ سسٹم تو فیل ہو چکا ہے نا, پھر نظام کون چلا رہا ہے؟ عدیل وڑائی صاحب مسئلہ کیا ہے, وہ وقت ایسا تھا جب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی بیماری کے اوپر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے, لیکن یہ تو اپنے کنڈکٹ سے بتاتے ہیں نا کہ بیمار نہیں تھے, یہ سارا فریب تھا, مکر تھا, دھوکہ تھا, فراڈ تھا. لیکن اس وقت مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ بالکل بیمار نہیں, یہ سارا جھوٹ ہے اور بکواس ہے اور غلط بیانی. کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا بھئی, سب اتنے ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے بتا کر بیسیکلی سسٹم کو منہ چڑھایا, انہوں نے بتایا کہ میں نے باہر جانا تھا, میں چلا گیا ہوں, آپ نے کیا بگاڑ لیا, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. واقعی وہ انہوں نے جو کہا, پھر یہی سیم اسی بات پہ اگر ہم آگے چلیں تو پھر جب وہ واپس آئیں گے اگین وہ اپنا نیریٹو بھی بلڈ کر لیں گے, دوبارہ سے ہولڈ بھی آ جائے گا, وہ وہاں سے بیٹھ کے اگر پرائم منسٹر اس پہ ترجمانوں کے اجلاس میں بیٹھ کے اگر بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا نیریٹو جیت گیا. انہوں نے اپنے کسی مقصد کے لیے یہ نیریٹو بنایا, اس میں ان کو کسی حد تک کامیابی ملی, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو واپس آنا پڑ سکتا ہے. میاں نواز شریف کبھی بھی جیل جانے کو ظاہر نہیں ترجیح دے سکتے, صرف نیریٹو نہیں بلڈ کر رہے, بیان حلفی باہر بن رہے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. بریک کے بعد اس کو بات آنا, شمیم کا بیان حلفی کا جو معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے. ایک نیا انکشاف ہوا ہے, کیا ہوا ہے بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رانا شمیم کے بیان حلفی کے معاملے پر آئے روز
एक नया पिंडोरा बॉक्स ओपन हो जाता है। और अब नया इंकशाफ ये सामने है इरफान हाशमी साहब की स्टोरी के अकॉर्डिंग कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर दस्तखत किए थे। अदील, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई डाउट है कि ये नून लीग या नवाज शरीफ नहीं करवा रही, लेकिन स्टिल देयर इज अ डाउट? देखें, इरफान हाशमी साहब जो हैं बड़े ही अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे कुलीग यहाँ पर रहे हैं और एक चैनल में हमने इकट्ठे काम किया, और ये दूसरी बड़ी स्टोरी है 1 साल के अंदर अंदर जो उन्होंने दी है और उसके बाद ये डिबेट बन गई है। जाहिर है शरीफ ख़ानदान इस पे बड़ा स्मार्टली खेल रहा था कि इसकी कानूनी ऑनरशिप नहीं ले रहे थे, इसको जाहिर है वो नोटिस हो गया अदालत में, ये तो मामला गले पड़ गया जिस तरह ऑडियो वीडियो के साथ हुआ कि उसको अदालतों में अपने केस में पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी बुनियाद पे शोर मचा रहे थे, उसकी बुनियाद पे इदारों को गंदा कर रहे थे, उसकी बुनियाद पे अपने नैरेटिव का खेल खेल रहे थे, लेकिन उसको ऑन नहीं कर रहे थे। तो शरीफ खानदान का लेकिन इससे लिंक जाहिर नहीं बन रहा था। जी हमारा क्या लेना देना, उन्होंने बयान हल्फी दिया है, वो तो सील बंद लिफाफे में है, लॉकर में है। तो मैं समझता हूं कि ये पहला लिंक एस्टैब्लिश हुआ है पहली मर्तबा कि ये मालूम तो बहुत सारे लोगों को एक आम आदमी का ज़हन जो है वो कहां जाता है कि किसने करवाया होगा, लेकिन इन चीजों का प्रूफ नहीं था। अब इरफान हाशमी साहब की जो स्टोरी है, ये तैल का खेज जो इंकशाफ हुआ है, अगरचे इस इंकशाफ को निगेट करने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये बता दिया था कि ये उन्होंने नवाज शरीफ की वीजा एक्सटेंशन के लिए यूज किया, तो उसके बाद तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए था कि वो उन्होंने ही करवाया। नहीं, लेकिन वो राना शमीम साहब के साहबजादे ये कह रहे थे ना, ऑफिशियल तो इस पे कोई कहीं से बात नहीं आई। उन्होंने कहा कर सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने किया तो है, वहां पर इसको इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन इस तरह से जाना ये जो नोटरी पब्लिक का वहां जाकर कहना, हालांकि यही नोटरी पब्लिक जो है एक टेलीविजन चैनल को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि वो अकेले थे, उन पर कोई दबाव नहीं था। और अब ये पता चला है कि जो चार्ल्स गथरी हैं उन्होंने दस्तावेजात का पूरी तरह मुतालिया नहीं कर सके, उन्हें ये इल्म था, हाँ, तो वो उसने मोहर लगा दी बस। और वैसे भी नोटरी पब्लिक की हाइप क्रिएट कर दी गई ना, असल में तो इदारे पे हमला करना था। असल में तो इन्होंने अपने केस के लिए इदारों को मुतनाज़ा बनाना था। हुआ ये है कि अब नोटरी पब्लिक क्या है, नोटरी पब्लिक बिल्कुल वहां भी इसी तरह ही है जिस तरह नोटरी पब्लिक इजीली आप जाके यहां भी कोई भी जाके किसी के सामने पेश हो, वो आपका आईडी कार्ड देखेगा। हमने पहले इसी प्रोग्राम में सदीक का अदील कहा था इसी प्रोग्राम में कि यहाँ पर शायद एफिडेविट बनवा लेना इजी है, लेकिन बाहर के मुल्कों में एफिडेविट बनवाना इतना आसान काम नहीं है। नहीं, वहां अगर वो प्रेशर फील कर रहे थे, रश फील कर रहे थे, वहां पर तो जेन्युइन एफिडेविट है ना, जो जेन्युइन मतलब उसमें कोई ऐसा आपने कुछ साजिश तो नहीं अगर कर रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, वहां गलत बयानी करना, वहां के रिसोर्सेज या सिस्टम को यूज करना, और इसमें तो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत समझती है कि इसमें सफिशिएंट एविडेंस है इस मामले पर, तो इस मामले पर बरतानिया को लिखना चाहिए कि जी आपका ये जो लोग हैं, आपके लाइसेंस जिन लोगों को आपने दिया है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालतों से मुतालिक बात की जा रही है। और ये तो खुद मामला है नोटरी पब्लिक पे डाल रहे थे जी, ये लीक उन्होंने किया होगा। ये पहला लिंक एस्टैब्लिश हुआ है इस स्टोरी के बाद। अब कल इस मामले की अब समाअत भी होने जा रही है, तो उसमें राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सील बंद लिफाफे में आया है, उसको अदालत ने दोबारा सील कर दिया। अब इस बात का इम्कान है कि कल वो खुल सकता है, अभी वो खुला नहीं है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा वैसे कि वही बयान हल्फी है, फिर इसे खोलेगा कौन, क्योंकि राना शमीम जो है वो तो उनकी जो टीम है, लीगल टीम है, लतीफ अफरीदी साहब, वो तो एक नई हिकमत अमली ही इसमें नजर आ रही है कि उन्होंने खोलना होता तो पहले दिन खोल लेते, लेकिन देखते हैं जी अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अब चूंकि आ चुके होंगे तो वो इसमें सिद्दीक से पूछते हैं। सिद्दीक, कल इस हवाले से अहम समाअत भी होगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या कल की समाअत में ये जो सील बंद लिफाफे में ये जो एफिडेविट पड़ा है ये ओपन हो सकता है, और कौन ओपन कर सकता है? देखें, ये बंद लिफाफा है बिल्कुल उसी तरह से जब कतरी खत पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त जब फैसला लिखा आसिफ सेतान खोसा साहब ने, तो उन्होंने कहा बमशेल था। जब एकदम हमारे सामने एक लिफाफा खुला और उसमें से एक खत जो है वो नमदार हुआ,
तो बड़े सीनियर एक सहाफी हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट, अदील बड़ाई साहब के उस्ताद भी हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इजाजत उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया, मेरी एक पोस्ट हुई थी, उन्होंने कहा कि कतरी के बाद गथरी, ठीक है, तो वही उसी तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे भी वो गथरी ने जो है वो नोटराइज किया इसको, वहां पे कतरी खत था, यहाँ पे गथरी है, और शरीफ खानदान ने अपने तमाम मोहसिनों को रुसवा कराया है, एक के बाद एक किरदार पिटता चला जा रहा है। इस किरदार में कौन से 3 किरदार थे? राना शमीम अखबार जो शाये करने वाला था, और तीसरे ये लेकिन अखबार का उस तरह से नहीं बनता है सिद्दीक, क्योंकि उनको तो एक न्यूज मिली और वो तो रिपोर्ट करनी थी, मीडिया को तो काम है रिपोर्ट करना। मैं जो है वो एक बयान हल्फी लिखूं और उसमें आपके हवाले से कोई भी चीज लिख दूं, किसी भी तरह की कोई चीज लिख दूं, तो अखबार उसको छाप देगा सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, बगैर तस्दीक किए कि सदीक ने मारिया के बारे में जो कहा है वो ठीक है या गलत का है। जब मैं तो वो नोटराइज था ना, उसको फिर क्या तस्दीक नोटराइज होने से कौन सा, और एक रेलेवेंट बंदा जो लिख रहा है वो दे रहा है, यहाँ पर कोई और बंदा इन सारे बहस तक नहीं पहुंचा रहा। ये बता दें कि नोटरी पब्लिक का उसके कंटेंट्स उसमें यानी क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसने उस शख्स की शनाख्त के लिए बंदा आया है, उसकी आइडेंटिटी देख के उस पे स्टैंप कर दे रही है। मैं वही बात कर रही हूं कि अभी सिद्दीक ये बात कर रहे हैं कि सिद्दीक मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं और वो पब्लिश हो रहा है, यहाँ पर जिसने जो स्टोरी लिखी वही जाकर आगे कन्वे कर रहा है ना। और आप में और मेरे में फर्क है। राना शमीम साहब अगर साबिका प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कह रहे हैं उसमें फर्क है ना, यही मैं कहना चाहता हूं। जबरदस्त, यही तो बात है जो मैं समझाना चाह रहा था कि आप और मैं एक इंडिविजुअल हैं, हमारे क्या, हमें कितने लोग जानते होंगे, 100 200 500 लोग जानते होंगे हमें, यानी मैं भी अगर आपके बारे में, एक तो आप दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर लें, अपने नाज़रीन को बता दें कि अगर मैं मारिया के बारे में कुछ भी कहता हूं नोटरी के सामने जाके, तो वो सिर्फ ये तस्दीक करेगा कि हाँ ये सदीक है जो ये कह रहा है, कह क्या रहा है वो ठीक है गलत है, उससे उसका नोटरी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैं जिम्मेदार हूं। बिल्कुल। एक तो बात यह है, आप ये कह रही हैं जब मैं एक इनफरादी तौर पर आपके बारे में, जिनकी बड़ी महदूद से लोग जानते हैं, चंद लोग जानते हैं, चंद 100 लोग जानते हैं, जब मैं आपके बारे में कुछ कहूं तो कोई अखबार नहीं छाप सकता जिनको चंद 100 लोग जानते हैं। यहां तो पूरी अदलिया को चार्जशीट कर दिया एक शख्स ने, एक बयान हल्फी के जरिए। अदालत में ना, अदालत में ये प्ली ली जा रही है कि जी एक चीफ जज ने एक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक बात की है, खबर तो बड़ी थी, ये फिर छपने से कैसे रह सकती थी। लेकिन मसला क्या है, लोग इसको जो जज साहब भी जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने 3 साल तक खामोशी एक तो इख्तियार की रखी। रेलेवेंट फोरम क्या होता है? किसी भी जज से मुतल्लिक, उसके मिसकंडक्ट से मुतल्लिक, अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है उससे मुतल्लिक एक फोरम है, उस फोरम पर उसने रिपोर्ट करना है, वो उसने किया नहीं है, खबर कैसे बड़ी बन गई? ये पूरी एक साजिश थी, ये इदारे पर एक हमला था। और मैं समझता हूं कि जनाब जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने इस साजिश को नाकाम बनाया है। और ये इस तरह ये तो तमाशा बन गया ना, इस तरह तो रियासत ही नहीं चल सकती। जो काम शुरू हो गया है कि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप इदारे को बदनाम कर दें, उसको गालियां निकालें, अवाम की नजरों में उसको गिरा दें, तो ये तो जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब जो हैं इस मामले का नोटिस ना लेते तो ये तो तबाही के इदारे पे हमला था। बात ये हो नहीं रही थी, बात डिफरेंट थी। बात सिद्दीक, आपका क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर वो एफिडेविट आता है सारा भाई साहब के पास और वो उसको पब्लिश करते हैं तो इसमें कोई उनका कसूर नहीं है। उन्होंने उसी बंदे से लेके उसी बंदे का क्रॉस चेक करके उसी शख्स का एफिडेविट लेके वही पब्लिश किया। आपके सवाल में इसका जवाब है, आपने कहा उन्होंने क्रॉस चेक किया, उन्होंने क्रॉस चेक किससे किया? राना शमीम से किया। राना शमीम कहता है कि मुझसे, उन्होंने तो एफिडेविट दिया। देखिए मारिया, वो कहते हैं मैंने दिया ही नहीं है। ये आपके सवाल में चले ये तो फिर वही। देखिए मैं बताता हूँ, पहली बात ये उन्होंने कहा कि मैंने क्रॉस चेक किया था, राना शमीम कहते क्रॉस चेक किया ही नहीं था, खबर पब्लिश करने के बाद मुझसे रब्ता किया, नंबर 1। नंबर 2, राना शमीम कहते हैं ये मेरा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था, लेकिन साहब ने मान भी तो लिया ना कि ये, देखिए मारिया वही कंटेंट है। देखें बात ये है, पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था, उन्होंने नहीं दिया। दूसरा वो कहते हैं छापने के बाद उनसे पूछा। तीसरी बात ये है कि आप कह रही हैं कि उन्होंने फैक्ट चेक किए, कहां फैक्ट चेक किए हैं? 17 पॉइंट्स इसी प्रोग्राम में मैंने बताए थे, उनको ये नहीं। फैक्ट चेक की बात नहीं करी मैं, ये बात करी कि एफिडेविट आया एंड वो रिपोर्ट हो गया। देखिए मारिया, यही तो मसला है। मतलब आप खुद एक एंकर हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? यानी आप कह रही हैं कि कोई भी शख्स एफिडेविट दे उसको छाप देना चाहिए, आप ये कह रही हैं? वो कोई भी शख्स नहीं है, मैं ये मेरा पॉइंट ये है, वो कोई भी शख्स नहीं है। वो कोई भी शख्स नहीं है ना, तो उस शख्स को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मुतल्लिका फोरम पर रिपोर्ट करना था ना, अखबार में नहीं देना था। आप एक बात बताएं, आप पूरी ईमानदारी से बताएं, आपके पास कल कोई स्टोरी आती है आपने पब्लिश करी, आप पूरी ईमानदारी से बताएं। और आर्टिकल 19 भी पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 19 में आजादी इजहार से मुतल्लिक क्या लिखा है
کہ جو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن. جی معذرت کے ساتھ صدیق صاحب. جی آپ ماریہ یہ بتائیں کہ اس بین الفی کی خبر آنے سے پہلے آپ رانا شمیم صاحب کو جانتی تھی؟ بٹ وہ سابقہ جج تو رہ چکے ہیں نا. بھائی سابقہ جج ہر جج کا نام آپ کو آپ کے ٹپس پہ تو یاد نہیں ہوتا. دیکھیں ایک خیر کل کی سماعت پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت کانورسیشن ڈریگ ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل کی سماعت کے اوپر قانونی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, یہ عدالت کو پتا ہے, یہ اٹارنی جنرل پاکستان اور فیصل صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن دیکھیں پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے شریف فیملی کے. اور میں نے جو بات شروع کی تھی نا, جہاں سے پھر آپ نے وہ بات کہیں اور چلی گئی کہ ایک کے بعد ایک کردار پٹتا چلا جا رہا ہے. پہلے رانا شمیم پٹ گئے, ان کو جنگ اور جیو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. اخبار کے اوپر رانا شمیم نے سوال اٹھا دیے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھ سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک کردار رہ گیا تھا گتری, وہ بھی پٹ گیا. اس کا پہلے 3 دسمبر کو اور موقف تھا, 26 دسمبر کو اس کو اور موقف آ گیا. دیکھیں شریف فیملی کے پولیٹیکل نیریٹو کو کیا دھچکا لگا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ رانا شمیم کی ضمیر پر بول تھا اور انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پہ یہ بین الفی دیا, اور نواز شریف سرخرو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم کیوں اس بین الفی کو لے کے جائیں عدالت میں. اب عرفان ہاشمی صاحب کی خبر یہ بتاتی ہے کہ نہیں, یہ خود سکرپٹ رائٹر تھے, انہوں نے یہ سکرپٹ لکھا, انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, ان کے دفتر میں یہ سارا کچھ ہوا. تو اب اٹارنی جنرل پاکستان کی وہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ صرف ایک کیس کی وجہ سے پوری عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. ایک کیس مریم نواز کے کیس کی وجہ سے پوری عدلیہ کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے, ججز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک چیز کو 3 جگہ استعمال کیا. پہلے وہاں پہ جو ان کی اپیل ہے وہاں پہ استعمال کیا اس کو بیان الفی کو, وہاں کے ساتھ ساتھ میڈیا میں اپنے نیریٹو بنایا, اور تیسرا جو ہے وہ عدلیہ کو انفلوئنس کرنے کے لیے کیا. کئی مرتبہ نواز شریف سرخرو ہوئے ہیں پچھلے 4-5 مہینوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سسٹم کیوں فیل ہو جاتا ہے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد ڈسکس. سپریم کورٹ کا نیسلا ٹاور کو گرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بلڈنگ پلاننگ کے اندر جو افسران ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے ہے. بریک کے بعد اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آج جو سماعت ہوئی ہے کراچی رجسٹری میں وہ کیا ہوئی ہے اور اس میں کیا اہم پوائنٹ سامنے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے شارع فیصل پر واقع نیسلا ٹاور کو گرانے کا کام 1 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی ہے. ہمارے اس وقت لائن پر موجود ہیں شاہد حسین صاحب, سینئر صحافی ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ان سے جانیں گے. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو آج پروسیڈنگ ہوئی, جو سماعت ہوئی ہے, اس میں کیا حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس حوالے سے کارروائی کا کہا گیا ہے؟ بہت شکریہ. یہ تو نسلا ٹاور کو مسمار حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے, اس کی عمل درآمد رپورٹ پیش کی جانی تھی. کمشنر کراچی نے عدالت میں رپورٹ پیش کی, اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو چہرہ تھا وہ بھی بے نقاب کیا گیا ہے. ایک تو غیر قانونی طور پر عمارت کو جو ہے وہ بلڈنگ پلان کی اپروول دی گئی, اور اس کے بعد اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی گئی. جب سپریم کورٹ نے یہ عمارت توڑنے کا حکم دیا تو پھر ایس بی سی اے کے حکام نے جو کنٹریکٹر ہے جو عمارت کو توڑ رہا ہے پرائیویٹ شخص ہے, اس سے رشوت طلب کی. یہ رپورٹ کا حصہ بنایا گیا جو کہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. اس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا, اور اس کے بعد پھر جب یہ حکم نامہ لکھوایا جا رہا تھا نسلا ٹاور کے حوالے سے, تو اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے, اور ایک دم اٹھے اور انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ 2 پوائنٹس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ ایک تو جو بلڈر ہے اس نے اب تک کوئی پلان نہیں دیا کہ جو متاثرین ہیں ان کو معاوضہ کب دیا جائے گا, کیسے دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر سندھ حکومت جو نسلا ٹاور کی تعمیرات میں ملوث یا ان کے بعد جن لوگوں نے این او سی دیے ان کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا, اس لیے ہم ان افسران کے خلاف جو ملوث رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے. چیف جسٹس یہ بات فوری سمجھ گئے, اور انہوں نے حالانکہ حکم نامہ لکھوا دیا تھا, اس کے بعد پھر یہ پوائنٹس جو اٹارنی جنرل نے نئے اٹھائے تھے اس پر انہوں نے اپنے عدالتی حکم نامے کا حصہ بنایا, اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو ایس بی سی اے کے ڈی جی تھے اس وقت, اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کا کسی بھی طریقے سے اس عمارت کی تعمیرات سے واسطہ رہا ہے, اور ان کے خلاف نہ صرف محکمہ
में जाती कार्रवाई की जाए, बल्कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है सिंध का, वो भी उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर पुलिस को भी हुक्म दिया कि डीआईजी वेस्ट जिस इलाके के हैं, अब वो भी इनके खिलाफ जो बिल्डर समेत एसबीसी के जो काम है उनके सिर्फ उनके खिलाफ ना सिर्फ धोखाधड़ी बल्कि अवाम से फ्रॉड और इसके अलावा जो करप्शन का जो अंसर है उस पर भी मुकदमा अलग से दायर करें थाने में, और उसके बाद फिर रिपोर्ट पेश करें सुप्रीम कोर्ट कराची में। शाहिद, जो रिहायशी है नेस्ला टावर की अकोमोडेशन के लिए क्या कोई हुक्म जारी किया गया है? उस हवाले से क्या प्लान है? देखिए, उनको तो जो हम जब ये मसमारी हो रही थी तो उस वक्त 3 महीने का बताया गया था मुतासरीन की जानिब से कि बिल्डर ने उनको जो है वो 3 महीने का किराया अदा किया है, लेकिन उसके बाद फिर जो रकम है, क्योंकि 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक उससे ज्यादा के फ्लैट्स है, तो उसके बाद फिर उनको रकम की वापसी के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया गया था। इसलिए अदालत ने आज जो 780 मुरब्बा गज जो कि असल जमीन थी, उसको अदालत ने ऑफिशियल असानी सिंध हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि वो अपनी तहवील में लें, जब्त करें, और उसके बाद फिर उन मुतासरीन को रकम ये इमारत की जो जमीन थी उसको फरोख्त करने के बाद ही अदा की जाएगी। मुतासरीन तो शिफ्ट हो चुके हैं और उसके बाद फिर बिल्डिंग का ढांचा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, पिलर्स बाकी हैं, लेकिन अब ये जो सेटलमेंट की जाएगी उस जमीन की जब्तगी के बाद ही उन मुतासरीन को की जाएगी। शायद साहब बताएं कि ये जो 780 मुरब्बा गज जमीन जब्त कर लिया जाने का हुक्म देना, ये मुतासरीन के लिए कितना बड़ा रिलीफ है कि जाहिर है वो जो जायदाद है, वो जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि बिल्डर्स ने तो बाद में मुतासरीन को असल में ख्वार करना था, तो अगरचे अदालत ये हुक्म दे चुकी है उनको कंपनसेट करने की, लेकिन जाहिर है कोई मैकेनिज्म जब तक नहीं बनता, तो ये कोई उनके लिए, मुतासरीन के लिए कोई अच्छी खबर है? बहुत बड़ी अच्छी खबर है, ना सिर्फ नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए, बल्कि जो आपको पता है कराची के लिए जो बड़े अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले रॉयल पाम सिटी और दीगर जो इमारतें हैं उसमें लाठीज को अदालत ने हुक्म तो दिया था कि बिल्डर रकम अदा करेगा, लेकिन उस पर कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब जब ये हुक्मनामा नस्ला टावर से मुतालिक सामने आ गया है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हमने बाद में भी सवाल किया था, इसी सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की जो नस्ला टावर से मुतालिक है, इसको नजीर के तौर पर दूसरे जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस में पेश किया जाएगा, और दीगर मुतासरीन को भी इसी तरह का मुआवजा और उसके बाद फिर उनकी जो अलॉटमेंट की जो रकम है वो असल रकम वापस जो है वो दी जा सकती है। मुतासरीन में से आपका किसी से कोई राब्ता हो, मुतासरीन की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाहिर है उन्हें फौरी तौर पर छत तो नहीं मिली होगी, वो जिस अंदाज में बेघर हुए वो एक कानूनी तकाजा अपनी जगह था, लेकिन ये एक इंसानी मामला था। इस वक्त मुतासरीन की क्या हालत है? देखिए, जो आबाद एक एसोसिएशन है बिल्डर्स की, उन्होंने तो जो तामीराती काम था उसका अब तक जो है बाइकआउट कर रखा है, लेकिन वहां मुतासरीन जो ओवरसीज भी थे, हम जब कवरेज के लिए आते थे तो उन्होंने बताया था कि बिल्डर की जानिब से 3 महीने का उनको किराया दिया गया है, कि यानी कि वो कहीं जाकर किराए की मद में किसी भी जगह पर रिहायश पजीर होते हैं तो वो बिल्डर 3 महीने का उनको किराया देगा। इसके अलावा फिलहाल कोई उनका मुआवजा या जो उनकी रकम अपनी थी असल रकम भी वापस नहीं करेगा। शायद क्या ये इंश्योर हुआ है कि जो बिल्डर्स की तरफ से 3 मंथ की रेंट देना था वो दिया गया है, या सिर्फ पेपर पे ये चीज? नहीं, दे दिया गया था। जो मुतासरीन थे उनसे जो हमारी बात हुई थी, 3 महीने का किराया दे दिया गया था। बाकी जो एसोसिएशन है वो खासतौर पर इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले का खैर मकदम कर रही है कि अब जो मुतासरीन है, जो इलाटीज होते हैं, उनको जो है वो अब किसी बिल्डर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के इसी नस्ला टावर से मुतालिक जो फैसला है उसको नजीर बनाकर मुतासरीन की जो है उनको वापस मिलेगी। ये बताइएगा कि आज ऐसा क्या कहा था मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद से बैठ के वहाँ की समाअत सुन रहे थे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब की जो दलाइल थे या जो गुफ्तगू थी वो उस तरह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या ऐसा कहा था जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इज़हार बरहमी किया और उनको हटाने का हुक्म दे दिया, बाद में फिर ब्रेक के बाद वो वापस ले लिया, तो उनकी ऐसी बात क्या थी, क्या कहा था मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐसा? मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ऐसा अदालत ने क्या किया था जिसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब साहब भड़के। मुझे लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है पिछला उनको गुबार था, जो कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ ना सिर्फ रिमार्क्स देती है बल्कि अहकामात भी दिए, और खासतौर पर इसी केस से पहले नसरा टावर का जो केस था मुर्तज़ा वहाब से पहले वो टेकअप हुआ था, उनको अब वो भांप लिया था कि अब जो मजीद अहकामात आने वो सिंध हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आने। तो अब एक और जमीन थी जिसपे गटर बागीचा का नाम है, यहाँ सिंध में क्योंकि अजीब गरीब से नाम है, गटर बागीचा केएमसी
KMC की जमीन है, उसमें पार्क बनाना था, KMC ने अपने अफसरान को सोसाइटी बना कर दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह खाली करने का हुक्म दिया था कि ये तकरीबन 1016 एकड़ की जमीन है, इसको खाली कराया जाए। उसके बाद फिर मुर्जा वहाब चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर को भी इस बात का हुक्म था। जब वो रोस्टर आए और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया किसी नोटिस में किसी भी ऐसी दस्तावेजात मौजूद नहीं है जिसमें इतनी बड़ी जमीन जो है वो गटर बागीचा या पार्क की जमीन हो, और जो गैर कानूनी जिस पे कब्जा था वो हमने वागुजार करा ली है। उस पे जस्टिस काजी अमीन साहब है, उन्होंने कहा कि ये जमीन रियासत की, अगर हम इसको खाली नहीं कराएंगे कोई और खाली कराएगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी जमीन समझकर, किसी मिनिस्टर ने अपनी जाती मलकियत समझकर किसी भी अपने अफसरान को, अपने लोगों को इलाट कर दी। ये रियासत की जमीन है, अपनी किसी की जाती जमीन नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि ओपन कोर्ट में, मुर्जा वहाब ने कहा कि ओपन कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है फैसले आते हैं, जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो क्या हम सियासत छोड़ दें, हम हुकूमत छोड़ के चले जाएं? तो इस बात पे चीफ जस्टिस काफी भरमी का उन्होंने इजहार किया, और जैसे काजी अमीन ने भी भरमी का इजहार किया कि आप भी ये यहाँ तो आप तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पेश होने हैं, तो यहाँ सियासत करने के लिए आए। यहाँ तो एक गैर जानिबदार शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पेश होना चाहिए था, और उसका किरदार सिर्फ अवाम की खिदमत करना होना चाहिए था। आप तो सियासत करने के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप आए। तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर हुक्मनामा लिखवा भी दिया कि वजीर आला सिंध को कहा कि किसी जो गैर जानिबदार शख्स हो, जिससे अवाम की खिदमत करना चाहता हो, उसको तैनात किया जाए। फिर आपको पता है कि माफी ट्रॉफी पे आ जाते हैं। उस वक्त उसको एहसास हो गया था मुर्जा वहाब को। फिर ब्रेक हो गई थी, ब्रेक के आधे घंटे के बाद जब वापस केस टेकअप हुआ तो उनके साथ फिर सलमान तालिबुद्दीन साहब जो कि एडवोकेट जनरल हैं वो भी खड़े हुए, और फिर मुर्जा वहाब ने भी माफी ट्रॉफी की। फिर अदालत में उनका जो है वो माफी जो रिटायर हो गए होंगे, अब पेंशनें ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे ये समझकर अपने ओहदों पर बैठे होंगे हमें किसने पूछना है। तो ये भी जो हम सवाल भी बार बार उठा रहे थे कि जिन्होंने मंजूरी दी, इसका जो लेआउट प्लान था, उसकी जो नक्शे की मंजूरी दी, उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो वहां पर बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है। देखिए अदिल साहब, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मेरे जराए बताते हैं कि FIA इसमें होमवर्क कर चुकी है, और ऑफ द रिकॉर्ड चीफ जस्टिस को भी जो है सारी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक रिपोर्ट चैम्बर में जमा करा चुकी है, लेकिन बाहर और रिकॉर्ड पर जो है ऑफिशियल सामने चीज नहीं आई। वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, वो लोग जो सिटी नाजिम और जिला नाजिम रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने नासिर प्लान की इस बिल्डिंग की अप्रूवल दी थी, या जहां जहां जिस तरीके से गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है, उनके खिलाफ काफी तादाद में इंक्वायरियां शुरू कर दी गई थी 2 महीने पहले, और FIA ने अपना पूरा रिकॉर्ड भी मुरतब कर लिया है। अब जिस वक्त भी चीफ जस्टिस तलब करेंगे और वो आ जाएगा, ना सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात की गई है, बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर भी हो चुके हैं, और कुछ लोग प्रमोशन भी हासिल कर चुके हैं, और कुछ लोग मुल्क से बाहर भी चले गए, तो बेशुमार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। बुनियादी तौर पर जो 3-4 जो बड़े इदारे हैं, महकमे हैं सिंध हुकूमत के, उनके ऊपर जो है घूम के बात आती है कि वो किसी न किसी तरीके से करप्शन में मुलविस है। यानी कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अगर DG है, तो वो कुछ अर्सा पहले वो KMC में रहा है, इससे पहले वो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रहा है। यानी कि जो जमीनों और मुख्तार कास्ट से लेकर जमीनों की जो रिकॉर्ड में रद्दोबदल होती है, जमीनें किसी को अलाट की जाती है, उसमें यही अफसरान होते हैं जो घूम फिर के कभी किसी ओहदे पर होते हैं, कभी किसी के ओहदे पर, और कोई वही अफसरान है जो घूम फिर कर बार बार उनके ओहदे चेंज होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, अपने प्रोग्राम को बढ़ाया। नाज़रीन, इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब देखना यह है कि 1 हफ्ते के अंदर बिल्डिंग गिराने का काम मुकम्मल होता है नहीं, और सबसे बड़ा सवाल जो जिम्मेदारान अफसरानों के खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती, और जो रिहायशी है उनको कितना अकोमोडेट किया जाता है। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।